नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में किसी को खाद्यान्न की समस्या न हो, इसके लिए सरकार विशेष पहल कर रही है। इस बारे में हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने विभागीय सचिव सुशील कुमार से बातचीत की। सुशील कुमार जी, आप खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव हैं। उत्तराखंड में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चल रहा है। कुछ अलग से कुछ और एक्स्ट्रा खाद्यान्न दिया जा रहा है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। क्या स्कीम है, क्या किस तरह बांटा जा रहा है? देखिए, वर्तमान में जो अप्रैल माह और मई माह का जो नियमित खाद्यान्न है उसका वितरण किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त कोरोना का जो प्रभाव है उसको देखते हुए 5 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड हैं जी, उनको मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। अप्रैल माह का वितरण लगभग 60% हो चुका है और अवशेष भी शीघ्र वितरण किया जा रहा है और मई माह का मई में होगा और जून का जून में होगा जी। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2 प्रकार के राज्य की ओर से भी सुविधाएं दी हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुंचे। ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हो गए हैं और जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, कोई अन्य भी साधन नहीं है आय का, उनको जिलाधिकारियों के माध्यम से ड्राई राशन की किट वितरित की जा रही हैं जी। और जिलाधिकारी सूची बनाकर वो किट वितरित कर रहे हैं। लगभग 80,000 ऐसी राशन किट अभी तक प्रदेश में वितरण हो चुकी है जी। इसी प्रकार एक राज्य खाद्य योजना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से भिन्न है। उसमें लगभग 10,47,000 परिवार हैं, राशन कार्ड हैं, जिनको 7.5 किलो खाद्यान्न पूर्व में मिलता था। अब उनको 7.5 किलो और यानी कुल 15 किलो खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस खाद्यान्न का उठान प्रारंभ हो गया है और ये शीघ्रता से वितरण किया जाएगा। ये राज्य की ओर से वितरण किया जा रहा है। 1 किलोग्राम दाल जो फ्री है, मुफ्त में है, वो अरहर की दाल अभी अगले सप्ताह में वो भी सभी राशन कार्ड धारकों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के है वितरण की जाएगी। इसके अलावा हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है, जिसके अंतर्गत हम सस्ती दरों पर 2 किलोग्राम दाल प्रति राशन कार्ड देते हैं। प्रकार से खाद्यान्न की स्थिति काफी संतोषजनक है और प्रत्येक क्षेत्र में हम खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं। आपने किट की बात की, किट पे क्या क्या सामान देते हैं इनको? ये जो राशन किट बनाई जाती है, ऐसे व्यक्ति जो राशन कार्ड नहीं है या माइग्रेंट लेबरर्स हैं या और तरह के व्यक्ति हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, तो उन सब के लिए एक राशन किट बनाई गई है जिसमें 5 किलो आटा, 3 किलोग्राम चावल, उसके अलावा 1 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम तेल, नमक और मसाले आदि ये दिया जाता है। तो ये प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है या एक परिवार को दिया जा रहा है? प्रति व्यक्ति। तो इसका वितरण कैसे किया जाता है? ये जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि वो चिन्हित करें, सूची बनाएं और फिर प्रतिदिन जब भी आवश्यकता हो उसको वितरण करें आवश्यकता अनुसार। जी। और बाकी राशन का पैसा देकर के सस्ते दरों पर दिया जा रहा है? नहीं, देखिए मैंने अभी बताया ना, 2 तरह से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड हैं उनको जो दरों पर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति फ्री दिया जा रहा है और 1 किलोग्राम दाल भी फ्री दिया जा रहा है। जी, मकसद ये कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और परिवार के पास पर्याप्त राशन हो, ये हमारा उद्देश्य। प्रदेश में कहीं से आपको ऐसी कोई सूचना मिली है कि वहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है? देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है कहीं से, लेकिन समय समय पर कठिनाइयां भी आती हैं। उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। मैं उसको बताना चाहूंगा, 1800-180-4181। तो जिसको कोई कठिनाई आती है इस पर वो कॉल करके बता सकते हैं और हम कठिनाइयों को उसमें दूर करते हैं। ये तो रही वितरण की बात। आप उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं कि जो गेहूं का कटान हो रहा है, मंडियों में गेहूं कैसे आ रहा है, कैसे उसको खरीदारी हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों का जो रबी क्रॉप का गेहूं है वो हम अधिक से अधिक उसको प्रोक्योर करें और सरलता से और सुगमता से करें। तो इसके लिए हमने व्यवस्था बना रखी है। हमारे
अब हमने कुछ केंद्र बढ़ा दिए हैं। पहले 201 केंद्र थे, लेकिन अब हमने 40 केंद्र और बढ़ा दिए हैं, तो लगभग 245 केंद्र हमारे क्रय केंद्र जी वो अधिकतर कुमाऊं में और कुछ गढ़वाल में प्रारंभ हो गए हैं। इसके अलावा किसानों की सहूलियत के लिए हमने एक ई खरीद ऐप बनाया हुआ है। ई खरीद पोर्टल है जिस पर किसान पंजीकरण अपना ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। पहले उसमें सिर्फ ऑफलाइन पंजीकरण होता था, तो अब दोनों तरह की फैसिलिटी है। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और केंद्र पर जाकर ऑफलाइन भी पंजीकरण करवा सकते हैं। और उसमें उनको फिर एक टोकन जारी होता है, समय और तिथि दी जाती है कि किस दिन अपना गेहूं लेकर आए, ताकि कोई भीड़ ना हो, लोगों को कठिनाई ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और समय पर वो आकर अपना गेहूं केंद्रों पर बेच सके। इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को हमने 48 घंटे में पेमेंट की बात कही है कि जो हम खरीदेंगे 48 घंटे के अंदर वो भुगतान उनके खाते में करेंगे, तो इसकी भी धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो अगर वो पहले ऐप डाउनलोड कर ले, फिर ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा करके वो अपना टोकन नंबर ले सकता है किसान? हाँ, वो टोकन नंबर ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के, उसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। तो वो आसानी से पहुंच सकता है क्रय केंद्र तक, या उसको पास लेना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने बताया कोई पास की आवश्यकता नहीं है। उनको वो जो टोकन मिलेगा उसके अनुसार वो पहुंचेंगे। और इसको हमने जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उसमें गेहूं का कटाई, परिवहन, उसको पास से मुक्त रखा गया है, वो कर सकते हैं किसान। तो ये कहा जा सकता है किसानों को रबी की फसल की कटान के बाद अपना गेहूं या जो भी उपज है उसको क्रय केंद्र ले जाकर के बेच सकता है आसानी से, पैसा भी 2 दिन के अंदर से खाते में आ जाएगा। खाते में आ जाएगा, कोई कठिनाई इस प्रकार की नहीं उनको होनी चाहिए। किसानों के लिए और कोई उपाय आपने किया, और कोई कदम उठाए जैसे सब्जी वाले? हमने ये भी कहा है कि देखिए, हमारा जो दायरा है वो गेहूं क्रय तक है, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए और भी कदम उठाए हैं। जैसे जो मशीनरी आनी है गेहूं कटान की या लेबर आना है, उनको मुक्त रखा गया है, वो अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अब 20 तारीख के बाद जो इनपुट है आगे की फसल के लिए, यानी खरीफ की फसल के लिए जो बीज हैं, खाद हैं, वो सब भी मुहैया करने की व्यवस्था करवाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है, जिससे किसानों को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सहायता दी जा रही है, जिससे किसान समय पर अपने कार्य कर पा रहे हैं। मेरा नाम है गजेंद्र सिंह कृसाली। मैं बड़ासे गांव का रहने वाला हूँ। मुझे प्रधानमंत्री किसान निधि से 2000 रुपए मिला है। लॉकडाउन के कारण पैसे की दिक्कत थी, लेकिन किसान सम्मान निधि से पैसा मिलने से आसानी हो गई। इससे बीज आदि के साथ और जरूरी सामान खरीदा है। जी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। रमजान का पाक मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है। देहरादून के शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बातचीत की। तो रमजान का महीना हम उसी तरीके से गुजारेंगे जिस तरीके से रमजान से पहले गुजार रहे थे। घरों में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों में इकट्ठा नहीं होंगे, बाहर इकट्ठा नहीं होंगे, शहरी में इकट्ठा नहीं होंगे, किसी आदमी को नहीं बुलाएंगे। जिस तरीके से हमें बताया गया, हिदायत की गई है डॉक्टरों ने और हमारी सरकार मतलब हमको बता रही है, उसका पूरा पालन करेंगे। जो डाउनलोड है जो किया गया है, तो इसका बिल्कुल पूरी एहतियात रखेंगे, पूरा पालन करेंगे ताकि हम इस बीमारी से निजात पाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही कि लोग एक साथ इकट्ठा न हो, दूरी बना के रहें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे काजी साहब आप? मतलब कि इसकी भी हिदायत की गई कि बार ही नमाजों में इकट्ठा ना हो। अगर 2-3 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी मतलब काफी फासले से खड़े हों जी। और घरों में बिल्कुल इकट्ठा ना हो, ना महल्ले वालों किसी को बुलाए, ना महल्ले में किसी के यहाँ जाए जी। सहरी और इफ्तार के वक्त लोग पहले जब आम दिनों में देते हैं, और किसी अफ्तार की पार्टी ना हो, और शहरी में भी
मतलब है कि कहीं बाहर ना निकलें और अफ्तार में भी इधर उधर ना घूमें। एक बात और है कि चूंकि दिन भर का रोजा रहता है, आदमी भी पानी भी नहीं पीता है, बहुत मुश्किल तपस्या है इसे कहा जाए शुद्ध हिंदी में। तो खान पान को लेकर के कौन सी चीजें खाएं ताकि उनकी सेहत ठीक ठाक हो, सेहतमंद रहे वो, और मुश्किलें न पैदा हों? हाँ, खाने पीने के लिहाज से तो जो अपने हकीम लोग हैं, जो दानिशवर लोग हैं, उन्हीं से मालूमात करके जो अपने जिस्म को फायदा दे, नुकसान ना दे, क्योंकि रोजे का मामला है जी, एहतमाम के साथ उसका ध्यान रखें जी, खाने पीने का। जी। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या जो 60 साल से ऊपर के लोग, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गवार हैं, जो बीमार हैं, उनको रोजा रखना चाहिए, या कैसे उनको रोजा में कैसे एहतियात बरतना चाहिए? इसको हिदायत दी है जी, कि जो उम्र रसीदा लोग हैं, मरीज हैं, वो रोजा न रखें। जी, और रोजा तो जो कुरान के अंदर है, रोजा तो बालिग होने के बाद ही मतलब ये कि फर्ज होता है। जो छोटे बच्चे हों उन पर रोजा फर्ज नहीं है, इसलिए वो रोजा ना रखें और एहतियात बरतें। और लोग बड़ी संख्या में लोग खाने पीने का सामान भी बांट रहे हैं। तो रमजान में ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी को दिया तो बहुत उसका शवाब मिलता है। तो उसको लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे कि जरूरतमंदों को भी कुछ सामान दिया जाए? बंदों को अपने इस हालात में तो हम अपने पड़ोस को देखें, हर आदमी अपने पड़ोस को देखे। अगर कमजोर है, समझे, माली हालत ठीक नहीं है, तो उसकी भरपूर मदद करे रमजान में, अफ्तारी से भी और रोजे के एतबार से भी और सहरी के एतबार से हर चीज उसको मुहैया करे। जिस तरीके से अपने घर में मुहैया, इसी तरीके से अपने पड़ोसी गरीब को का ख्याल रखे। और जब हम हर आदमी ख्याल रखेगा अपने पड़ोस का, तो इंशाअल्लाह सबके लिए बेहतरी होगी। शुक्रिया काजी साहब, आपने जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश भर में हर संभव प्रयास हो रहे हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों में देश के 25 जिलों ने सफलता पाई है। प्रदेश का पौड़ी जिला भी देश भर के उन 25 जिलों में शुमार है जिन्होंने संक्रमण रोकने में सफलता हासिल की है। संक्रमण नियंत्रण किस प्रकार संभव हुआ, जानते हैं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से। इसमें देखिए, हमारे जो भौगोलिक परिस्थिति है अन्य जनपदों से अलग है। हमारी सीमाएं लगभग 8 जनपदों से यहाँ पे मिलती है, जिसमें यूपी का भी पार्ट है। उत्तराखंड के 7 जिले हमारे हैं, उसकी सीमाएं हमारे जनपद से मिलती हैं। हमारे प्रवासी जो पौड़ी वाले हैं, जो लगातार यहाँ पे आए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो ये था कि इन 15-20 दिनों में लगभग 12,000 के करीब हमारे पौड़ी जनपद के लोग जो बाहर अन्य स्टेटों में काम करते थे, वो लोग आए। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि इन सब की मॉनिटरिंग करना, और जो 1174 हमारे ग्राम सभाएं हैं, उसमें से भी लगभग 3,000 के करीब हमारे रेवेन्यू विलेजेस हैं, उन जगहों पे ये लोग आए हैं। इतनी संख्या में लोगों की मॉनिटरिंग करना एक टफ टास्क था। तो इसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारियों ने, ग्राम पंचायत अधिकारियों ने, हमारे पटवारियों ने, और साथ में हमारे खासकर जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। और लॉकडाउन से पहले ही हम लोगों ने ये रूपरेखा हमारी तैयार हो गई थी। तो इन जितने भी ग्राम प्रधान हैं हमारे 1174 और ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन लोग का हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, और डेली हम लोग मॉनिटरिंग ये कर रहे थे कि एक दिन में कितने लोग हमारे जनपद में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 12,225 लोग हमारे ऐसे हैं जो 1,049 ग्राम सभाओं में लोग आए हैं। तो इन लोगों की लगातार एक तो मॉनिटरिंग चल रही है। तो मॉनिटरिंग के हिसाब से अभी आज तक लगभग 11,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 14 दिन का अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी राहत की भी बात है हम लोग के लिए। जो 11,500 लोग जो क्वारंटाइन अपना पूरा कर रहे हैं, उसमें काफी लोगों को बीच में दिक्कत आई। हमारी टीम, मेडिकल की टीम वगैरह बैठी थी, तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। इनको थोड़ी सी भी अगर किसी को शिकायत थी सर्दी जुकाम की, उसमें ग्राम प्रधान लोग हमारे इतने एक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने तुरंत हम लोग को सूचनाएं दी। और जो लोग बाहर, उनको पंचायत घरों में हम लोग रुकाएं, मिलन घरों में रुकवाएं, स्कूल्स में रुकवाएं, और ऐसे गांव में जो घर खाली थे उन जगहों पे हम लोगों ने रुकवाया। तो कम से कम 450-500 लोग ऐसे थे जिन लोगों को हम लोगों ने बाहर रुकवाया है। और जिन्होंने अपने गांव में शरण ली है, तो उनको
गांव वालों से थोड़ा सा अलग रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों ने मेंटेन की है, क्योंकि जनपद में लगभग 8 चेक पोस्ट हमारे बने हैं और लगातार हमारे पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए हैं और एक एक व्यक्ति की जांच हो रही है। अगर साथ ही साथ जो नगर पालिका के हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जितनी सफाई व्यवस्था हमारी लोकल बॉडी से लेकर ग्राम सभाओं में अगर आप देखेंगे, जो सफाई व्यवस्था आज की डेट में हमारी चल रही है वो शायद इससे पहले कभी नहीं चली होगी। और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए चाहे बैंक्स हों, हमारे राशन की दुकानें हों, सब्जी की दुकानें हों, ग्रोसरी की दुकानें हों, सब जगह हम लोगों ने एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया है और इसमें यहाँ की जनता ने बड़ा हमें सहयोग भी दिया है। इतने बड़े जिले में कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में जो यहाँ की जनता ने साथ दिया है, उसके अलावा जो कृपा हमारी विशेष हमारी रही है वो भगवान की, तो उसको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते कि हम आज की डेट में कोई केस नहीं है तो फ्यूचर में नहीं हो सकता, लेकिन प्लानिंग हम लोगों ने ऐसी कर रखी है कि फ्यूचर में अगर कोई केस मिलता है हमें कोरोना का, इस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये स्प्रेड ना हो। और कोविड हॉस्पिटल के दृष्टिकोण से हमने श्रीनगर आपका मेडिकल कॉलेज और कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है उसको डेजिग्नेट किया है। श्रीनगर में लगभग 700 पेशेंट्स को ट्रीट करने की अपनी क्षमता है इसमें, और लगभग 24 टीमों की हमारी ड्यूटी इसमें लगा रहे हम लोग, और एक टीम में सीनियर प्रोफेसर उसमें इंचार्ज हैं, फिर जेआर हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, नर्स का स्टाफ है। तो एक टीम हमारे एक टाइम में लगभग 8 टीमें हमारी ड्यूटी पर रहेंगी उसमें। इस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है। अगर 700 बेड की कैपेसिटी अगर वो पूरी कर लेते हैं तो 8 टीम लगातार एक सप्ताह तक देखेगी, और एक सप्ताह के तुरंत बाद वो अपना क्वारंटाइन के लिए चली जाएगी। फिर दूसरी टीम आ जाएगी 8 टीमों वाली, वो भी एक सप्ताह तक काम करेगी, वो भी क्वारंटाइन में चली जाएगी। फिर तीसरी टीम आएगी, फिर चौथी टीम जो है चौथे सप्ताह में पुनः अपनी ड्यूटी पे आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अपने मेडिकल ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की भी ड्यूटी लगाई है, ताकि कल के दिन में ये ना हो कि जो डॉक्टर कोरोना पेशेंट के इलाज में लगा है उसको हम उसी इलाज के लिए डेजिग्नेट कर रहे हैं। अगर ओपीडी वगैरह कोई दूसरा डॉक्टर करेगा। हम लोगों ने सख्त हिदायत दे रखी है कि जो डॉक्टर कोरोना के पेशेंट्स को देख रहा है और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, असिम्टोमेटिक आ रहे हैं, केवल कोरोना के लिए ही वो डॉक्टर्स डेडिकेटेड रहें, और ओपीडी वगैरह और इमरजेंसी है उनके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था कर रखी है। और जैसे आपका पौड़ी में ओपीडी हमने शिफ्ट कर दी है आपकी महिला हॉस्पिटल में, तो जितने भी कोरोना के पेशेंट आएंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही रहेंगे, तो उनका वहीं पे इलाज होगा। किसी की बिगड़ती है तो उसको हम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करेंगे। कोरोना वायरस को हराने के लिए जहां घरों में रहकर हम सब लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं, वहां हमारे कुछ साथी आज भी पहले के मुकाबले ज्यादा काम कर रहे हैं। ये हैं हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन। ये सभी कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा हैं, जो इस जंग को जीतने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इस महामारी के दौरान हर चीज एक चुनौती है। ये कोरोना योद्धाओं का ही जज्बा है कि बिना किसी डर के ये हमको सुरक्षित रखने के लिए लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही योद्धाओं से। यहाँ पे इंफ्रारेड थर्मल हो रहा है, इसमें कि अभी तक तो हमें सभी नॉर्मल दिखे हैं, और उनको समझाया जा रहा है कि अगर आप बाहर से आए तो आप अदर स्टेट से आए तो आप क्वारंटाइन रहिए, होम क्वारंटाइन, और प्रॉपर जो भी आपके क्वारंटाइन के रूल्स हैं उनको फॉलो करें, और उनका नाम, मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल उनकी ली जा रही है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है उन्होंने। आर्मी में जैसे हमारे आर्मी सेना हमारी रक्षा करती है, हम भी यही सोच के घर से निकल रहे हैं कि अगर हमारे निकलने से समाज की सेवा होती है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हम अपनी पूरी लगन निष्ठा से ही काम कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं, जो भी एंटर कर रहे हैं, बस हमें यही समझाना है कि आप लोग जो घर में हैं वो लॉकडाउन का पालन करें,
और जो आ रहे हैं बाहर से, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो भी रूल्स बताए गए, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग प्रॉपर तरीके से करिए। देखिए, कोई भी अननोन प्लेसेस को छुए ना। कोरोना का देखते हुए यहाँ पे ये कोडिया बैरियर है, ये उत्तराखंड जो हमारा बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लगती है। जो भी यहाँ पे गाड़ियां आती हैं, वैसे अलाउड जो है अभी सब्जी की गाड़ियां हैं जो एसेंशियल नीड है हमारी, वही गाड़ियां हम अंदर जाने दे रहे हैं। वो भी प्रॉपर चेक होके जा रही है कि उसमें 2 ही लोग हैं, 2 से अधिक कोई भी ना जाए उसमें। बाकी जो प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं जिनके पास ई पास है, अगर हमारी सरकार द्वारा उनको दिया गया है ई पास, तो उन्हीं को अंदर जाने की एंट्री मिल रही है यहाँ से। हमारी डे शिफ्ट है अभी। बाकी फिर यही है कि सुबह से गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं तो उनको चेकिंग यहाँ पे चलती रहती है। दिन भर यहाँ पे चेकिंग चलती है, एक एक गाड़ी प्रॉपर चेक होके जाती है। यहाँ पूरी सैनिटाइजिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमारी 3 टीम लगी है, एक नगर निगम की टीम है, एक हमारी पुलिस की टीम है और एक डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ पर प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और नगर निगम पूरा प्रॉपर उनको सैनिटाइज कर रहा है। एक एक गाड़ी को पर्टिकुलर एक एक पर्सन की यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, एक एक गाड़ी प्रॉपर चेक हो रही है। जिनका आईडी कार्ड जो उत्तराखंड के हैं या फिर जिनकी हेल्थ इश्यूज हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी और किसी को नहीं है। प्रॉपर हमारे पास रजिस्टर मेंटेन है, प्रॉपर इसमें काम हो रहा है। नाम, पता, उनका फोन नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये प्रॉपर मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। अब फ्रंट पे पुलिस ही लीड कर रही है यहाँ पे, और हमारा जरूरत भी है, समय की जरूरत है कि हम लोग फ्रंट पे लीड करें, तो हम अपना योगदान दे रहे हैं इसमें। बस सुबह हम 4 बजे उठते हैं, अपने घर में जो हमसे होता है बच्चों के लिए करते हैं, फिर सुबह 6 बजे ड्यूटी पे आ जाते हैं। और घर का भी देखना पड़ता है और सफाई भी देखनी पड़ती है। हम सफाई करते समय अपने आप को भी सेफ रखते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। हर तरह से हम अपने आप को भी सेफ रखते हैं और अपने घर में भी सब कुछ सफाई रखते हैं, सेफ रखते हैं अपने घर को भी। और मैं मानपुर वार्ड नंबर 17 में सफाई का काम करती हूँ और सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है और दिन में 2 बजे से 6 बजे तक रहती है। सब लोग सोए रहते हैं, हम लोग सफाई में लगे रहते हैं। सफाई के जरिए बीमारी का खात्मा हो सके। घर जाते हैं तो ये कपड़े हम निकाल देते हैं, तो घर में दूसरे कपड़े पहनते हैं, इनको धो के डाल देते हैं। दोनों समय कपड़े धोते हैं सब ड्यूटी वाले। कोरोना संकट के समय तमाम सरकारी दायित्वों के निर्वहन के साथ विभाग की कर्मठ और समर्पित महिला अधिकारियों के सहयोग से लॉकडाउन में फंसे 500 जरूरतमंदों के लिए पौष्टिक और ताजा पके पकाए भोजन की उपलब्धता के उद्देश्य से वीरांगना रसोई की शुरुआत 18 अप्रैल को की गई। इस रसोई में बनाए जा रहे भोजन में स्वच्छता और विविधता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। ये रसोई आगामी कई दिनों तक निरंतर चलती रहेगी। तैयार भोजन के पैकेट जिला प्रशासन की कर्मठ और सदैव तत्पर टीम को वितरण के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो इनको तुरंत उन लोगों और क्षेत्रों तक पहुंचा सकें जहां इनकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीरांगनाओं का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में इतना ही कि अपना ध्यान रखिए, अपने हाथों को साफ रखिए, अफवाहों से दूर रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।